हमने देखा कि जंकुक का हाथ पकड़कर अपने पापा के रूम से बाहर निकल जाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंकुक का हाथ पकड़कर उसे लेके जा ही रहा था कि सामने मिन्हो का रूम था, तो दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं और जंकुक टी से बोलता है कि इस रूम को बाहर से ही देख लो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये मिन्हो का रूम है, इसके अंदर जाओगे तो सिगरेट का स्मेल और पता नहीं किस गंदी चीज़ों का स्मेल आएगी, तो तुम्हें वॉमिटिंग हो जाएगी। तो टी जंकुक से बोलती है कि वैसे भी मुझे इस रूम में जाने का मन नहीं था। अब वो दोनों जेनी के रूम में जाते हैं और जाके देखते हैं कि जेनी का रूम पिंक कलर का है। वहाँ एक सिंगल बेड है जिसका कवर पिंक कलर का है, अलमारी पिंक कलर का है, वहाँ के पर्दे भी पिंक कलर के हैं, सब कुछ पिंक पिंक है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। जेनी बाथरूम में थी, बाथरूम से बाहर निकल के वो जंकुक और टी को देखती है और देखती ही रहती है चुपचाप, कुछ भी नहीं बोलती है। तो जंकुक और टी भी उसे कुछ नहीं बोलते और जंकुक टी का हाथ पकड़ कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जंकुक टी को गार्डन में लेके आता है, दोनों गार्डन में घूम रहे हैं और टी फूलों को टच करके देख रही है। और इसी बीच जंकुक जेहोप को कॉल करता है और बोलता है, हेलो भाई जेहोप, सुन ना भाई, मेरे रूम में जाना, वहाँ पर अलमारी खोलना और अलमारी के फर्स्ट शेल्फ में देखना कुछ शॉपिंग बैग्स तुम्हें मिलेंगे, वो सब कल तू आते टाइम ले आना प्लीज़। पर क्यों बोल तो? अरे भाई, मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी के पैसे से तुम सबको शॉपिंग करके दी थी ना, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा और पूरी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ खरीदा था। आते टाइम बहुत बिजी था इसलिए वो सब मैं भूल के आ गया। ओके ठीक है, मैं ले आऊँगा। ओके बाय। टी अपने हाथ में एक रेड रोज पकड़ के उसे सूंघ रही थी और पीछे घूमते ही वो जंकुक से टकरा जाती है और जैसे ही गिरने वाली थी कि जंकुक टी का कमर पकड़ के उसे बचा लेता है गिरने से। अब जंकुक टी को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, तो क्या हुआ मेरी बचपन की वाइफ को? टी कुछ भी नहीं बोलती है, बस स्माइल करते हुए अपना फेस नीचे की ओर करके रहती है और जंकुक टी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर एक पतले से रास्ते में ले जाता है। वो रास्ता पूरा ही अंधकार था और रास्ते के दूर दूर से थोड़ी थोड़ी सी लाइट आ रही थी, उसी लाइट में वो एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे। जंकुक टी का हाथ पकड़कर चलते चलते जंकुक टी से बोलता है, पता है टी, उस दिन तुम मुझे इसी रास्ते में पकड़ के ऐसे रोई थी कि मैं उसी दिन सोच लिया था और मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब से तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। और देखो मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ले भी ली है, पर इस तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, पर जिम्मेदारी लूँगा ये मैंने सोचा था। टी जंकुक से बोलती है, अच्छा एक बात बोलो ना, हम यहाँ मम्मी पापा के पास हमेशा के लिए नहीं रह सकते क्या? जंकुक चलते चलते जोर से एक सांस लेता है और बोलता है, ना, यहाँ रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी माँ अगर जिंदा रहती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकता यहाँ रहने से, पर यहाँ जो लोग हैं वो तुम्हें और मुझे एक साथ कभी भी अच्छे से रहने नहीं देंगे। स्पेशली मिन्हो, वो एकदम कैरेक्टरलेस है। हमारे घर में एक काम वाली एक छोटी बहन आती थी, उसका नाम जिमा था और मिन्हो उसके साथ गलत रिश्ता बना के उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। बाद में जीनू माँ बहुत सारे पैसे खर्च करके उस लड़की को मिन्हो की लाइफ से दूर कर देती है। पुलिस केस भी होती, पुलिस केस होने के पहले ही सब बातें सॉल्व कर दी थी। तुमने देखा नहीं आज वो तुम्हें किस गंदी नज़र से देख रहा था? ये सुनकर टी जंकुक के पास आ जाती है और उसका हाथ टाइटली पकड़ती है और फिर बोलती है, मेरी इस जिंदगी में आपके अलावा मेरा और अपना कोई भी नहीं है। जंकुक थोड़ा सा हंस के टी का हाथ पकड़ के चलते चलते बोलता है, मेरा तो तुम्हारे और पापा के अलावा कोई भी नहीं है। जंकुक टी को लेके अनाथ आश्रम में आता है। अनाथ आश्रम से थोड़ी दूर पर अपनी माँ की कब्र के पास आके जंकुक वहाँ बैठ के उसकी माँ के कब्र के ऊपर से मिट्टी अपने माथे पे लगाता है और टी खड़ी होकर दूर से जंकुक को देख रही थी। जंकुक अपनी माँ के कब्र के ऊपर अपना सर रख के रोने लगता है। जो बेटा अपनी माँ की तकलीफ़ों को समझता है उसी की माँ खो जाती है और जो बेटा अपनी माँ की तकलीफ़ों को नहीं समझता है उसकी माँ उस टाइम खो जाती है जब वो अपनी माँ की तकलीफ़ों को समझने लगता है।
ती आश्रम से बाहर निकल जाती है और उस डस्टबिन को देखने लगती है जहाँ उसकी माँ या पापा किसी ने उसे उस डस्टबिन में फेंक दिया था। हो ना हो उसके माँ या पापा का रिश्ता उस डस्टबिन से है। वो तो एक दिन यहाँ आए थे, है ना? वो शायद एक जन थे या दो जन थे, या उसकी माँ ने उसे यहाँ फेंक दिया या उसके पापा ने उसे यहाँ फेंक दिया, ये भी तो उसे नहीं पता। कहाँ से आए थे उसके मम्मी पापा, कहाँ के रहने वाले हैं उसके मम्मी पापा, और कौन है उसके मम्मी पापा, यही सब सोच सोच के ती उस डस्टबिन में पड़े हुए एक कैरी बैग को देख के रोने लगती है। ती रोते उसके पीछे जाने लगती है तो वो देखती है कि जंकुक सामने ही खड़ा है और उसे चुपचाप देख रहा है। जंकुक को देख के ती जंकुक के पास जाती है और जंकुक को हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। ती रोते हुए जंकुक से बोलती है, मैं अपनी मम्मी पापा को एक बार देखना चाहती हूँ जंकुक, मुझे एक बार उनके सामने ले चलिए ना जंकुक, प्लीज। मैं उनसे कभी भी कोई भी अधिकार नहीं मांगूंगी, मैं बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, एक बार छूना चाहती हूँ। ती जंकुक का जैकेट पकड़ के खींचते हुए बोलती है, क्या हुआ जंकुक, आप उन्हें प्लीज खोल दीजिए ना, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जंकुक कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खड़े रह के बस उस डस्टबिन को और देखते रहता है। ती रोते रोते अचानक से चुप हो जाती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है, मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे इस कचरे के डब्बे में फेंक के चले गए। अगर वो अभी मुझे मिल भी गए और मैं उनके सामने जाकर खड़ी भी हो गई तो वो मुझे पहचान कर भी नहीं पहचानेंगे। वो मुझे बोलेंगे कि उनकी तो कोई भी बेटी जन्म ही नहीं हुई थी। वो बोलेंगे कि उन्होंने तो किसी बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंका ही नहीं है। और वैसे भी मैं उनके सामने अब जाना ही नहीं चाहती। मैं उनके सामने अगर गई तो उनकी इतने दिनों से छुपाया हुआ सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा और उनका सम्मान इज्जत सब चला जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे अच्छा उन्हें अनजाना ही रहने दो। वैसे भी उन्हें मेरी जरूरत थी ही नहीं, मैं तो उनके पाप का फल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे फेंक दिया और हमेशा ही मैं उनके पाप का फल ही रह जाऊंगी। जंकुक ती के पास चला जाता है और उसे हक कर लेता है, उसके सर में हाथ फेरते हुए बोलता है, ती और कभी भी तुम ऐसा नहीं बोलोगी, एकदम चुप। और चलो अब हम घर चलते हैं, सबके साथ मिलकर डिनर करना है। ठीक है। दोनों घर में आके देखते हैं कि पूरा डाइनिंग फुल है, एक भी चेयर खाली नहीं है। एक चेयर में पापा, एक चेयर में जीनू मम्मी और एक चेयर में जेनी, एक चेयर में मीनू, एक चेयर में जिमिन और एक चेयर में सुगा बैठे हुए। तभी जंकुक के पापा बोलते हैं, मीनू तुम जाओ सोफे में जाके बैठ के खाओ, और बेटा जेनी तुम भी जाओ सोफे में बैठ के खाओ। क्यों, हम क्यों जाएंगे? और डाइनिंग में बैठ के खाने का इतना ही शौक है तो पहले से आके बैठना चाहिए ना, क्या इतना भी नहीं पता है जंकुक भैया को? सुगा बोलता है, अंकल मैं और जिमिन जाके सोफे में बैठ जाते हैं, आप टेंशन मत लो। ओए सुगा तू चुप कर, इतना जिम्मेदारी वाला इंसान बनने की और दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं और ती जाके सोफे में बैठते हैं, हमें सोफे में बैठ के खाने की आदत है। जंकुक ती को लेके जाके सोफे में बैठता है और जंकुक की बुआ आके उन दोनों को प्लेट देके अपने आंसू आंचल से पोंछते हुए जाती है और मन में सोचती है कि आज उनके अपने भाई के बेटे और बहू सोफे में बैठ के खा रहे हैं एक पराये बेटे के चक्कर में। यही सोच के उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ती एक निवाला खा के इधर उधर देख रही है, उसे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, पर जंकुक के डर से वो खा रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और जंकुक खाते हुए बोलता है, रख दो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, पर तुम्हें पूरा खाना खाना ही पड़ेगा। ती मुंह फुला के बैठी है और जंकुक अपने हाथों से ती को खाना खिला रहा है। जंकुक ती को पूरा एक प्लेट खाना जो जबरदस्ती करके खिलाता है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं लाइट ऑफ करके। ती फ्रेश होकर आईने के सामने अपने आप को अच्छे से देख लेती है और तैयार हो जाती है। और जंकुक आराम से पेट के बल सोया हुआ है। ती बेड के पास जाके देखती है कि जंकुक पेट के बल आराम से हाथ पैर इधर उधर करके सोया है और बेड में थोड़ी सी जगह है। ये देख के ती हंस देती है और जंकुक के बगल में जाके थोड़ी सी जगह में आराम से सो जाती है।
सोते हुए जंकुक कितना क्यूट लग रहा है। टी थोड़ी देर जंकुक को ऐसे ही देखते देखते दूसरी ओर फेस करके घूम के सो जाती है। रात के 12:40 हो रहे हैं। टी बेड के एक कोने में सोई थी, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी कि अचानक से उससे एक हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। टी डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है कि जंकुक उसकी ओर देख रहा है और हंस रहा है। ये देख के टी भी हंस देती है और थोड़ा सा जंकुक से दूर जाने ही वाली थी कि जंकुक उसको जाने नहीं देता है, उसको अपने हाथ से पकड़ के अपनी ओर ले आता है और जंकुक टी को एक किस कर देता है और टी पता नहीं क्या सोच के उठ के बैठ जाती है और जंकुक भी उठ के बैठ जाता है। पूरे रूम में लाइट ऑफ है, पूरा रूम अंधेरा है। बाहर की लाइट खिड़की से थोड़ी थोड़ी आ रही है। जंकुक आगे जाके टी के पीछे से उसे हक कर लेता है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है और उसे किस करने लगता है। जंकुक के ऐसे स्पर्श से टी कांपने लगती है और कभी बेड की चादर को पकड़ लेती है या फिर अपनी साड़ी के आंचल को टाइटली पकड़ लेती है, क्योंकि वो घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे अभी क्या करना चाहिए। जंकुक अब टी को अपनी ओर फेर के उसे लिप किस करने लगता है। लिप किस करते करते अचानक से टी को कुछ याद आता है और वो जंकुक को धक्का देके उससे थोड़ा दूर हट जाती है और आगे बढ़ जाती है और अचानक से अपने पास रखा हुआ वो कागज़ दिखाने लगती है जंकुक को। तो जंकुक टी के पीछे आ ही रहा था कि वो कागज़ टी के हाथ में देख के जंकुक गुस्से से वापस चला जाता है और सो जाता है और टी चुपचाप वैसे स्टैचू की तरह खड़ी रहती है वहीं पर। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग है आर्मी। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है जॉब की वजह से, इसलिए मैं ना वीडियो बना पा रही हूँ और ना मैं अपलोड कर पा रही हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा और हो सके तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही वीडियो देने की ट्राई करूँगी, ठीक है आर्मी? जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के दे दूँगी, ओके आर्मी? तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।